आप सुन रहे हैं उपन्यास वैशाली की नगर बहू भाग 2। दिन निकलने में अभी देर थी। पूर्व की ओर प्रकाश की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसमें वैशाली के राजप्रसादों के स्वर्ण कलशों की धूमिल स्वर्ण कांति बड़ी प्रभाव उत्पादक दिख पड़ रही थी। मार्ग में अभी अंधेरा था। राजप्रसाद के मुख्य तोरण पर अभी प्रकाश दिख रहा था। पार्श्व के रक्षा गृहों में प्रहरी और प्रतिहार पड़े सो रहे थे। तोरण के बीचों बीच एक दीर्घकाय मनुष्य भाले पर टेक दिए ऊँघ रहा था। धीरे धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा। राजकर्मचारी और नागरिक इधर उधर आने जाने लगे। किसी किसी हमर से मृदुल तंतु वाद्य की झंकार के साथ किसी आरोह अवरोह की कोमल तान सुनाई पड़ने लगी। प्रतिहारों का एक नया दल तोरण पर आ पहुंचा। उसके नायक ने आगे बढ़कर भाले के सहारे खड़े ऊँघते मनुष्य को पुकार कर कहा, सावन महान आमन, सावधान हो जाओ और घर जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने दीर्घकाय शरीर का और भी विस्तार करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तुम्हारा कल्याण हो नायक कहकर वह अपना भाला पृथ्वी पर टेकता हुआ तृतीय तोरण की ओर बढ़ गया। सप्तभूमि राजप्रसाद की पश्चिम की ओर प्रसाद का उपवन था, जिसकी देख रेख नायक महानामन के ही सुपुर्द थी। यही वह अपनी प्रोहणा पत्नी के साथ 38 वर्ष से अकेला एक रस आंधी पानी सर्दी गर्मी में रहकर गण की सेवा करता था। अभी भी वह नींद से ऊँघता हुआ झूम झूम कर चला जा रहा था। अभी प्रभात का प्रकाश धूमिल था। उसने आगे बढ़कर आम्रकुंज में एक आम वृक्ष के नीचे एक श्वेत वस्तु पड़ी रहने का भान किया। निकट जाकर देखा तो एक नवजात शिशु स्वच्छ वस्त्र में लिपटा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। आश्चर्यचकित होकर महानामन ने शिशु को उठा लिया। देखा, कन्या है। उसने कन्या को उठाकर हृदय से लगाया और अपनी स्त्री को वह कन्या देकर कहा, देखो, आज इस प्रकार हमारे जीवन की एक पुरानी साध मिटी। और वह उसी आम्र कानन में उस एकाकी दंपति की आंखों के आगे शशि किरण की भांति बढ़ने लगी। तो उसका नाम रखा गया अम्बपाली, उसी आम वृक्ष की स्मृति में जहां से उसे पाया गया था। आप सुन रहे हैं उपन्यास वैशाली की नगर बधू भाग 3। 11 बरस बाद वैशाली के उत्तर पश्चिम 25-30 कोस पर अवस्थित एक छोटे से ग्राम में एक वृद्ध अपने घर के द्वार पर प्रातः काल के समय दातुन कर रहा था। पैरों की आहट सुनकर उसने पीछे की ओर देखा। चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की एक अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे, दौड़ती हुई बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने के लिए लिपकी, किंतु पैर फिसलने से गिर गई और गिरकर रोने लगी। वृद्ध ने दातुन फेंक दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और उसे हृदय से लगा लिया। बालिका ने रोते रोते कहा, बाबा, देखा है तुमने रोहन का वह कंचुक? वह कहता है तेरे पास नहीं है ऐसा। वैशाली की सभी लड़कियां वैसा ही कंचुक पहनती हैं, मैं भी वैसा ही कंचुक लूंगी बाबा। वृद्ध की आंखों में पानी और होठों पर हास्य आया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैं तुझे वैशाली से वैसा ही कंचुक मंगा दूंगा बेटी। पर पापा, तुम्हारे पास दाम कहाँ है? वैसा बढ़िया चमकीला कंचुक 6 दम में आता है, जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूं। वृद्ध की भ्रुकुटी कुंचित हुई और ललाट पर चिंता की रेखा पड़ गई। वृद्ध की पत्नी को मरे 8 साल बीत चुके थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देख सावंत महानामन राज सेवा त्याग कर अपने ग्राम में आ कन्या की सेवा शुश्रूषा में अबाध रूप से लगे रहते थे।
अम्रपाली को उन्होंने इस भांति पाला था जैसे पक्षी चुग्गा देकर अपने शिशु को पालता है। अब उनकी छोटी सी कमाई की क्षुद्र पूंजी यत्न से खर्च करने पर भी समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि पत्नी की स्मृति रूप जो 2-4 आभरण थे, वे भी एक एक करके उसकी उदर गुहा में पहुंच चुके थे। अब आज जैसे उसने देखा, उसके प्राणों की पुतली ये बालिका जीवन में आगे बढ़ रही है। उसकी अभिलाषाएं जागृत हो रही हैं और भी जागृत होंगी। यही सोचकर वृद्ध महानामन चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हंसकर तड़ातड़ 3-4 चुम्बन बालिका के लिए और गोद से उतारकर कहा, वैसा ही बढ़िया कंचुक लागा दूंगा बेटी। बालिका खुश होकर तितली की भांति घर में भाग गई और वृद्ध की आंखों से 2-3 बूंद गर्म आंसू टपक पड़े। वे चिंतित भाव से बैठकर सोचने लगे, एक बार फिर वैशाली चलकर पुरानी नौकरी की याचना की जाए। वृद्ध का बाहुबल थक चुका था, किंतु क्या किया जाए। कन्या का विचार सर्वोपरि था, परंतु वृद्ध के चिंतित होने का केवल यही कारण नहीं था। लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजा में बल था, बहुत था, पर उसकी चिंता थी बालिका का अप्रतिम सौंदर्य। सहस्त्र अधिक बालिकाएं भी क्या उस पारिजात कुसुम तुल्य कुंद कलिका के समान हो सकती थी? किस पुष्प में इतनी गंध, कोमलता और सौंदर्य था? उन्हें भय था कि वज्जियों के उस विचित्र कानून के अनुसार उनकी कन्या विवाह से वंचित करके कहीं नगर वधू न बना दी जाए। वज्जी गणतंत्र में यह विचित्र कानून था कि उस गणराज्य में जो कन्या सर्वाधिक सुंदर होती थी, वह किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होकर नगर वधू घोषित की जाती थी और उस पर संपूर्ण नागरिकों का समान अधिकार रहता था। उसे जनपद कल्याणी की उपाधि प्राप्त होती थी। कन्या के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर वृद्ध महानामन वास्तव में इसी भय से राजधानी छोड़कर भागे थे, जिससे किसी की दृष्टि बालिका पर ना पड़े। पर अब उपाय नहीं था। महानामन ने एक बार फिर वैशाली जाने का निर्णय किया।